आनंदवन एक बहुत ही सुंदर जंगल था। वहाँ हर तरफ हरियाली, मीठे फलों की खुशबू और पक्षियों की आवाज गूंजती रहती थी। उस जंगल की रानी थी रानी पद्मा। सभी जानवर उनका बहुत सम्मान करते थे। उसी जंगल में 4 खास दोस्त रहते थे, चिंटू, पिंटू, टुनी और मुनी। चारों हमेशा साथ घूमते, साथ खाते और साथ शरारत करते थे। एक दिन सुबह सुबह चारों दोस्त खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे, लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी अच्छे फल नहीं मिल रहे थे। धूप तेज थी और सब थक चुके थे। भाई, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे फल छुट्टी पर चले गए। हाँ, और मेरा पेट अंदर से ढोल बजा रहा है। खाना दो, खाना दो। तुम दोनों बस खाने के बारे में सोचते रहते हो। तो क्या पढ़ाई के बारे में सोचूं? जंगल में कौन सा एग्जाम होने वाला है? थोड़ी देर बाद चारों एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ गए। तभी नीचे 2 इंसान आकर बातें करने लगे। भाई, दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी कलेक्टर की होती है। हाँ, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, पूरा रॉयल लाइफ। मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। दोनों इंसान वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें सुनकर चिंटू की आंखें चमक उठीं। वाह, कलेक्टर, क्या जिंदगी होगी। हाँ, और तू गाड़ी में बैठकर बोलेगा, पहले मुझे केले खिलाओ। अरे चिंटू कलेक्टर बनेगा तो सबसे पहले जंगल में केला टैक्स लगाएगा। लेकिन इस बार चिंटू सच में सोच में पड़ चुका था। शाम को चारों दोस्त नदी किनारे बैठे थे। बाकी सब मजाक कर रहे थे, लेकिन चिंटू बहुत गंभीर था। क्या हुआ चिंटू, सुबह से चुप है? मैंने फैसला कर लिया है। क्या आज से कम केले खाएगा? नहीं, मैं कलेक्टर बनूंगा। हे भगवान, लगता है धूप ज्यादा लग गई है। अरे भाई, तू जंगल का चिड़िया है, इंसान नहीं। तो क्या हुआ, सपने देखने पर टैक्स लगता है क्या? चिंटू की बात सुनकर सब चुप हो गए। पहली बार वो मजाक नहीं कर रहा था। लेकिन कलेक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी। हाँ, और चिंटू तो 2 मिनट में सो जाता है कल ही तो केले खाते खाते सो गया था। और उठकर बोला, मैंने सपना देखा, केला मुझे खा रहा था। लेकिन चिंटू अपने सपने को लेकर गंभीर था। उसने तय कर लिया कि वह किसी समझदार से सलाह लेगा। चलो कुट्टू बाबा के पास चलते हैं। हाँ, वही बताएंगे कि तू कलेक्टर बनेगा या मरीज। चारों दोस्त जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहीं रहते थे ज्ञानी उल्लू, कुट्टू बाबा। कुट्टू बाबा आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। बाबा, बाबा, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? लगता है बाबा सपना देख रहे थे। हाँ बच्चों, क्या समस्या है? बाबा, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। क्या? कलेक्टर? बाबा, हमें भी शक हुआ था। बेटा, वो इंसानों की परीक्षा होती है। लेकिन मैं मेहनत करूंगा। हाँ बाबा, ये कल से बिना नहाए मेहनत कर रहा है। और मेहनत से मतलब सपने देखना। ठीक है, अगर कलेक्टर बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। पहले इसे अ से अनार तो याद करा दो। कुट्टू बाबा अंदर गए और ढेर सारी किताबें लेकर आए। इतनी किताबें देखकर चारों दोस्तों की आंखें फटी रह गईं। बाबा, ये सब क्या है? ये यूपीएससी की किताबें हैं। इतनी किताबें देखकर तो मेरा दिमाग खुद यूपीएससी छोड़ दे। भाई, ये पढ़ाई है या पहाड़ उठाने की ट्रेनिंग? कुट्टू बाबा एक एक करके किताबें रखते गए। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित। किताबें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। बाबा, क्या ये सब पढ़ना पड़ेगा? हाँ बेटा। और छोटा रास्ता? नहीं। ऑफर भी नहीं है क्या? 2 किताब पढ़ो, 1 फ्री पास करो। अगले दिन से चिंटू की पढ़ाई शुरू हो गई। चलो, सबसे पहले इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास क्यों? ताकि तू जान सके कि पहले लोग भी पढ़ पढ़कर परेशान होते थे,
भारत की राजधानी क्या है? केला नगर। अरे वो तेरे सपनों की राजधानी है। धीरे धीरे चिंटू परेशान होने लगा। उसे खेलने की याद आने लगी। सुबह का समय था। आनंद वन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन चिंटू का हाल सबसे अलग था। वो कुटू बाबा के सामने किताब खोलकर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसके सारे केले छीन लिए हों। कुटू बाबा आराम से पढ़ा रहे थे। चलो चिंटू, आज भूगोल पढ़ते हैं। बाबा, ये भूगोल कौन सा फल होता है? फल नहीं बेटा, विषय है। मुझे तो लगा भूगोल कोई नया गोलगप्पा होगा। पिंटू, टुनी और मुनी नदी किनारे मजे कर रहे थे। कभी वे पानी में छलांग लगाते, कभी पेड़ों पर झूलते। मुनी ने दूर से आवाज लगाई, ओए कलेक्टर साहब, थोड़ी देर खेलने आ जाओ। हाँ भाई, बाद में देश संभाल लेना, पहले नदी में कूद ले। इतना पढ़ोगे तो किताबें भी बोर हो जाएंगी। चिंटू ने उनकी तरफ देखा। उसका मन खेलने का कर रहा था, लेकिन फिर उसे बड़ी गाड़ी और बड़ा घर याद आ गया। उसने खुद को समझाया, नहीं, मुझे मेहनत करनी होगी। वाह, 2 दिन पढ़कर इसकी आवाज भी बदल गई। कल तक बोलता था केला दो, आज बोल रहा है मेहनत करनी होगी। कुछ दिन बीत गए। अब पढ़ाई पहले से भी ज्यादा कठिन हो चुकी थी। छोटी किताबों की जगह बड़ी बड़ी मोटी किताबें आ गई थीं। चिंटू रोज सोचता, आज शायद आसान पढ़ाई होगी, लेकिन हर दिन पढ़ाई और डरावनी हो जाती। उस दिन कुटू बाबा बहुत गंभीर मूड में थे। आज हम संविधान पढ़ेंगे। बाबा, ये संविधान खाने की चीज है क्या? अगर खाने की चीज होती तो मैं अभी तक 2 प्लेट खा चुकी होती। संविधान देश के नियम होते हैं। ओह, मतलब जंगल में जो रानी पद्मा बोलती हैं, वही संविधान। कुछ वैसा ही समझ लो। फिर कुटू बाबा ने सवाल पूछना शुरू किया। भारत में कितने राज्य हैं? 5। अरे, केले के गुच्छे गिन रहा है क्या? भारत की राजधानी? दिल्ली। शाबाश। ये मैंने कल पिंटू की किताब में देखा था। हाँ, वरना ये केलापुर बोल देता। थोड़ी देर बाद गणित शुरू हुआ। अगर एक पेड़ पर 20 केले हैं और 5 केले गिर जाए तो कितने बचेंगे? एक भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं बाकी सारे खा जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे सवाल कठिन होने लगे। अब चिंटू का सिर घूमने लगा था। अगले दिन से चिंटू की पढ़ाई शुरू हो गई। इन सबको पढ़ोगे तभी कलेक्टर बनोगे। इतनी किताबें? नहीं बाबा। लो, इसका सपना गया पानी में। भाई, अब बोल, केला ही जिंदगी है। नहीं बाबा, मुझे कलेक्टर नहीं बनना। मैं जंगल में घूमकर खाना ढूंढ लूंगा, लेकिन इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता। बेटा, हर बड़ा सपना मेहनत मांगता है। और ये मेहनत देखकर चिंटू का सपना भाग गया। अगर आपको चिंटू की ये मजेदार और सीख से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजेदार बर्ड्स किंगडम की नई नई कहानियां देखने के लिए कार्टून टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा पात्र सबसे ज्यादा पसंद आया, चिंटू, पिंटू, टुनी या मुनी। और याद रखिए दोस्तों, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं बर्ड्स किंगडम एपिसोड 2 में एक नई रोमांचक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। घने और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान था। सुबह की सुनहरी धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। हिरण पानी के किनारे खेल रहे थे और बंदर पेड़ों पर झूल रहे थे। उसी जंगल में रहता था एक खरगोश जिसका नाम था चंचल। चंचल बहुत तेज दौड़ता था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जंगल के बाकी जानवर उसे देखकर हैरान रह जाते थे। वह हमेशा अपनी गति का घमंड करता था। हर दिन वह मैदान में दौड़ लगाता और दूसरों को चुनौती देता। एक सुबह चंचल पूरे जोश में दौड़ रहा था। धूल उड़ रही थी और बाकी जानवर उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। वाह चंचल, तुम तो हवा से भी तेज दौड़ते हो। हवा क्या चीज है? अगर मैं चाहूं तो बादलों को भी पीछे छोड़ दूं। सच में चंचल, तुम्हारे जैसा तेज कोई नहीं। चंचल को ये सुनकर और घमंड हो गया।
वो हर जानवर का मजाक उड़ाने लगा। तुम सब बहुत धीमे हो, खासकर वो कछुआ धीमान। उसे चलते देखकर तो नींद आ जाती है। ये सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। उसी समय धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ धीमान वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर शांति थी। वो हमेशा धीरे बोलता था और किसी से लड़ाई नहीं करता था। अरे धीमान, क्या तुम आज सुबह चले थे या कल रात से ही रास्ते में हो? सभी जानवर फिर हंस पड़े। लेकिन धीमान शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, धीरे चलना बुरा नहीं होता चंचल, मंजिल तक पहुंचना जरूरी होता है। तुम और मंजिल? तुम तो तब तक पहुंचोगे जब तक मैं 10 चक्कर लगा लूंगा। धीमान ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख हुआ। उसे बुरा लगा कि चंचल हर किसी को छोटा समझता है। उधर चंचल अपनी शेखी बघारता रहा। इस जंगल में अगर दौड़ की प्रतियोगिता हो जाए तो कोई मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। लोमड़ी, जो जंगल की सबसे समझदार जानवर थी, दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, घमंड इंसान या जानवर को कभी न कभी सबक जरूर सिखाता है। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। धीमान नदी किनारे बैठा पानी पी रहा था। तभी हिरन उसके पास आया। धीमान, तुम्हें चंचल की बातों का बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता है, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होता। समय हर किसी को सिखा देता है। लेकिन क्या तुम कभी उसे जवाब नहीं दोगे? जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ चंचल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मैं पूरे जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें चुनौती दे दे तो? जो मुझे हराएगा वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। सभी जानवर उसकी बात सुनकर तालियां बजाने लगे। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी हल्की मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी जीतने वाला वही होता है जिसे लोग सबसे कमजोर समझते हैं। कमजोर लोग सिर्फ हारने के लिए पैदा होते हैं। रात हो गई। आसमान में चांद चमक रहा था। सारे जानवर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। धीमान धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर कभी मौका मिले तो मैं चंचल को ये जरूर समझाऊंगा कि घमंड सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर चंचल अपने बिल में आराम से लेटा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। मुझे कोई नहीं हरा सकता। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं पर चमक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन आज जंगल का माहौल थोड़ा अलग था। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, चंचल की तेज रफ्तार और उसका घमंड। चंचल हमेशा की तरह मैदान में इधर उधर दौड़ रहा था। कभी वह हिरणों के आगे निकल जाता तो कभी बंदरों के सामने अपनी फुर्ती दिखाता। बाकी जानवर उसकी गति देखकर हैरान थे। वाह चंचल, आज तो तुम पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रहे हो। ये तो बस मेरी छोटी सी ताकत है। अगर मैं पूरी रफ्तार में दौड़ूं तो हवा भी पीछे रह जाएगी। तुम सच में जंगल के सबसे तेज जानवर हो। सिर्फ जंगल का नहीं, शायद पूरी दुनिया का सबसे तेज। तभी धीरे धीरे चलता हुआ धीमान वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया। चंचल ने जैसे ही धीमान को देखा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अरे धीमान, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे लगा था कि तुम कल से चल रहे हो और अब जाकर पहुंचे हो। सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन धीमान शांत रहा। हर किसी की अपनी गति होती है चंचल। गति? तुम्हारी चाल को गति कहते हैं? तुम तो इतने धीरे चलते हो कि घोंघा भी तुमसे आगे निकल जाए। ये सुनकर कुछ जानवर फिर हंसने लगे, लेकिन लोमड़ी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा, किसी को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है। गलती? मैं सच बोल रहा हूँ। अगर धीमान और मैं दौड़ लगाएं तो मैं जीतने के बाद आराम भी कर लूंगा और ये तब भी रास्ते में ही रहेगा।
धीमान ने पहली बार सीधे चंचल की आंखों में देखा। हर बार तेज दौड़ने वाला ही नहीं जीतता। ये सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। सभी जानवर हैरानी से धीमान की ओर देखने लगे। क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? अगर मेहनत और धैर्य हो तो कुछ भी संभव है। तो फिर हो जाए मुकाबला। कल सुबह दौड़ होगी। देखते हैं तुम्हारा धैर्य जीतता है या मेरी रफ्तार। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि धीमान सच में चंचल को चुनौती दे रहा है। धीमान, सोच लो, चंचल बहुत तेज है। हाँ, ये दौड़ आसान नहीं होगी। मुझे जीत या हार की चिंता नहीं। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि घमंड कभी अच्छा नहीं होता। ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही दौड़ शुरू होगी। मैं इस प्रतियोगिता की निर्णायक बनूंगी। जंगल के सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। पूरे जंगल में दौड़ की खबर फैल गई। शाम तक हर जानवर इसी चर्चा में लगा रहा। कोई कह रहा था कि चंचल कुछ ही मिनटों में जीत जाएगा, तो कोई धीमान की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। उधर चंचल अपने दोस्तों के साथ बैठा मजाक कर रहा था। चंचल, तुम कितनी देर में जीत जाओगे? इतनी जल्दी कि धीमान को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम उसे हल्के में मत लेना। एक कछुआ मेरा क्या मुकाबला करेगा? दूसरी तरफ धीमान नदी किनारे अकेला बैठा था। वो शांत मन से पानी को देख रहा था। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं अंत तक हार न मानूं। तभी लोमड़ी उसके पास आई। धीमान, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रात हो गई। चंचल अपने बिल में लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कल मैं पूरे जंगल के सामने साबित कर दूंगा कि मुझसे तेज कोई नहीं। उधर धीमान अपने छोटे से घर में शांत बैठा था। जीतना जरूरी नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करना जरूरी है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। जंगल शांत था। अगली सुबह जंगल में बहुत हलचल थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर पूरे मैदान को रोशन कर रही थीं। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की आवाजें पूरे वातावरण को और भी जीवंत बना रही थीं। लेकिन आज जंगल के जानवर अपने रोज के काम में व्यस्त नहीं थे। सभी की नजरें उस बड़े मैदान की तरफ थीं, जहां आज चंचल और धीमान के बीच दौड़ होने वाली थी। छोटे बड़े सभी जानवर मैदान में जमा होने लगे। बंदर पेड़ों पर बैठ गए थे। हिरन घास के किनारे खड़े थे। हाथी, लोमड़ी, भालू और कई पक्षी भी वहां मौजूद थे। हर कोई इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए उत्साहित था। आज तो मजा आएगा। चंचल कुछ ही मिनटों में जीत जाएगा। लेकिन धीमान भी बहुत हिम्मती है। उसने इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार की है। तभी दूर से चंचल मैदान की ओर आता दिखाई दिया। वो पूरे आत्मविश्वास में था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी चाल में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तैयार हो जाओ सब लोग। आज तुम लोग जंगल की सबसे तेज दौड़ देखने वाले हो। कुछ जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। चंचल सबकी तारीफ सुनकर और खुश हो गया। उधर दूसरी तरफ धीमान धीरे धीरे चलता हुआ मैदान की ओर आ रहा था। उसकी चाल हमेशा की तरह शांत थी। उसके चेहरे पर ना डर था और ना ही घमंड। देखो, धीमान भी आ गया। अरे धीमान, अभी भी समय है। हारने से पहले वापस हट जाओ। जो कोशिश करने से डर जाए वो कभी जीत नहीं सकता। सुनो जंगलवासियों, आज की दौड़ इस मैदान से शुरू होकर उस बड़े बरगद के पेड़ तक जाएगी। जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा वही विजेता होगा। लोमड़ी ने दोनों प्रतियोगियों को आगे बुलाया। क्या दोनों प्रतियोगी तैयार हैं? 1, 2, 3, दौड़ शुरू। जैसे ही संकेत मिला, चंचल बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि धूल उड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वो बहुत आगे निकल गया। उधर धीमान धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। वो बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा था। चंचल तेजी से दौड़ते दौड़ते काफी आगे पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। धीमान तो अभी बहुत पीछे है।
ये मेरे बराबर आने की सोच भी कैसे सकता है? वो और तेज दौड़ने लगा। इतना आगे आ गया हूँ कि अगर मैं थोड़ा आराम भी कर लूँ तब भी जीत जाऊंगा। उधर धीमान धीरे धीरे लगातार चलता जा रहा था। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। मुझे सिर्फ चलते रहना है, बिना रुके। धीमान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? अगर मैं रुक गया तो जरूर हार जाऊंगा, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। दूसरी ओर चंचल अब पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था। उसे अपनी जीत साफ दिखाई दे रही थी। धीमान तो अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा होगा। तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ की छाया बहुत ठंडी और आरामदायक थी। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए? धीमान को यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। चंचल पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। बस थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर जीतकर वापस चला जाऊंगा। कुछ ही पलों में चंचल गहरी नींद में सो गया। उधर धीमान लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके कदम धीमे जरूर थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। धीरे सही, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। जंगल के बीचों बीच फैली लंबी पगडंडी पर चारों तरफ शांति छाई हुई थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी पूरे जंगल को चमका रही थी। उसी रास्ते के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चंचल आराम से सो रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उधर दूसरी तरफ धीमान लगातार चलता जा रहा था। उसके छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत चमक रही थी। मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। रास्ता आसान नहीं था। कहीं छोटे पत्थर थे तो कहीं सूखी टहनियां बिखरी हुई थीं। लेकिन धीमान बिना रुके चलता रहा। धीरे धीरे धीमान उसी रास्ते तक पहुंचने लगा जहां चंचल सो रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसके कदम अब भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। इतना भरोसा कि बीच रास्ते में सो गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उधर चंचल अब भी सो रहा था। अचानक तेज हवा चली। कुछ सूखे पत्ते उसके चेहरे पर गिरे। धीरे धीरे उसकी आंख खुली। उसने आलस से इधर उधर देखा। चंचल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पूरा जंगल सांस रोके उस अंतिम पल को देख रहा था। मैदान में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ चंचल के तेज कदमों की आवाज और धीमान की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। बरगद का विशाल पेड़ अब बिल्कुल सामने था। धीमान मंजिल से सिर्फ कुछ कदम दूर था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने का कोई डर नहीं था। धीमान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने धीरे धीरे एक और कदम बढ़ाया और अगले ही पल धीमान ने बरगद के पेड़ को छू लिया। धीमान जीत गया। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सुबह का समय था। आनंद वन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और पूरा जंगल एक नई सुबह का स्वागत कर रहा था। उसी समय चिंटू, पिंटू, टुनी और मुनी खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। काफी देर तक खोजने के बाद उन्हें एक टोकरी मिली जिसमें स्वादिष्ट पनीर रखा हुआ था। पनीर देखकर चारों दोस्त बहुत खुश हो गए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खुश मुनी था। उसे पनीर इतना पसंद था कि अगर कोई उससे पूछता कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या है, तो वह बिना सोचे पनीर का नाम लेता। उसे लगता था कि पनीर से स्वादिष्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती। चारों दोस्त मिलकर पनीर खाने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में
मुनि अपना हिस्सा खत्म कर चुका था। अब उसकी नजर बाकी तीनों दोस्तों के पनीर पर थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन सोच रहा हो कि काश बाकी का पनीर भी उसे मिल जाए। यह देखकर उसके दोस्त मुस्कुराने लगे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मुनि का पनीर प्रेम किसी से छिपा नहीं है। पनीर खाते खाते अचानक मुनि गहरी सोच में डूब गया। वह अपने हाथ में बचे हुए छोटे से पनीर के टुकड़े को बार बार देखने लगा। कभी वह पनीर को देखता, कभी जमीन को और कभी आसमान की ओर देखने लगता। उसके दोस्तों को लगा कि वह फिर कोई अजीब योजना बना रहा है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, जब मुनि ने कोई मजेदार और अजीब आइडिया सोच लिया था। कुछ देर सोचने के बाद मुनि के दिमाग में एक नई कल्पना आई। उसने मन ही मन सोचा कि जब आम के बीज से आम का पेड़ उग सकता है और दूसरे बीजों से अलग अलग पेड़ उग सकते हैं, तो पनीर से पनीर का पेड़ क्यों नहीं उग सकता। उसे ये विचार इतना शानदार लगा कि वो खुद ही अपनी कल्पना से खुश हो गया। जब उसने अपनी सोच अपने दोस्तों को बताई, तो वे पहले कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे और फिर हंसने लगे। उन्हें लगा कि मुनि की कल्पना फिर से आसमान छू रही है। किसी ने मजाक में सोचा कि अगर पनीर का पेड़ उग सकता है, तो शायद समोसे का पेड़ और जलेबी की बेल भी उग सकती है। लेकिन मुनि को अपनी बात पर पूरा विश्वास था। उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है। धीरे धीरे उसके मन में और भी बड़े सपने आने लगे। उसने कल्पना की कि अगर सच में पनीर का पेड़ उग गया, तो उसे कभी पनीर की कमी नहीं होगी। वो रोज जितना चाहे उतना पनीर खा सकेगा। फिर उसने सोचा कि अगर पेड़ पर बहुत ज्यादा पनीर लगा, तो वो उसे बेच भी सकता है। और अगर उसने पनीर बेचना शुरू कर दिया, तो एक दिन वो बहुत अमीर बन जाएगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने चुपके से अपने हिस्से का एक छोटा पनीर का टुकड़ा बचा लिया। उसके दोस्तों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुनि के मन में अब एक नई योजना तैयार हो चुकी थी। जब बाकी दोस्त आगे बढ़ गए, तब मुनि ने मन ही मन तय कर लिया कि वो इस पनीर के टुकड़े को जमीन में बोकर देखेगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसका आइडिया एक दिन उसे पनीर का राजा बना देगा। उसके मन में बार बार वही विचार घूम रहा था कि अगर उसका आइडिया सफल हो गया, तो एक दिन वो पूरे आनंदवन का सबसे अमीर पक्षी बन जाएगा। उसे लग रहा था कि आज वो कोई साधारण काम नहीं, बल्कि इतिहास रचने जा रहा है। जंगल के बीचों बीच चलते हुए वो एक शांत जगह पर पहुंचा। वहां न कोई पक्षी था, न कोई जानवर। चारों तरफ हरियाली थी और बीच में थोड़ी खाली जमीन दिखाई दे रही थी। उस जगह को देखते ही मुनि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यही वो जगह है जहां उसका भविष्य उगने वाला है। उसके मन में ये विश्वास पैदा हो चुका था कि कुछ दिनों बाद इसी जगह पर पनीर का विशाल पेड़ खड़ा होगा और उस पेड़ पर ढेर सारा पनीर लगा होगा। ये सोचकर उसने अपने पंखों में छिपाकर रखा हुआ पनीर का टुकड़ा बाहर निकाला। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई किसान अपने सबसे कीमती बीज को देखता है। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आज जो छोटा सा पनीर का टुकड़ा उसके हाथ में है, वही कल उसे अमीर बना देगा। इसके बाद उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। शुरुआत में उसे लगा था कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी। मिट्टी उसके चेहरे पर लग गई और पंख भी गंदे हो गए। फिर भी वो खुद को समझा रहा था कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब लोग उसे भविष्य में पनीर किंग कहकर बुलाएंगे, तब शायद किसी को ये याद भी नहीं रहेगा कि उसने कितनी मेहनत की थी। काफी कोशिशों के बाद उसने एक छोटा सा गड्ढा बना लिया। फिर उसने बड़े गर्व के साथ पनीर का टुकड़ा उसमें रख दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। उस समय उसके चेहरे पर वैसी खुशी थी जैसे कोई बहुत बड़ा काम पूरा हो गया हो। उसे पूरा यकीन था कि अब सफलता उससे ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आया कि बीजों को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है। ये सोचते ही वो तेजी से नदी की तरफ भागा। रास्ते भर वो कल्पना करता रहा कि कुछ दिनों बाद पनीर का पेड़ उगेगा, फिर उस पर पनीर लगेगा और फिर पूरा जंगल उसी से पनीर खरीदेगा। उसे ये कल्पना इतनी मजेदार लग रही थी कि वो खुद ही मुस्कुराने लगा। पानी लाकर उसने मिट्टी पर डाला
और बड़े ध्यान से उस जगह को देखने लगा। फिर उसे लगा कि सिर्फ पानी काफी नहीं होगा। उसके दिमाग में ये विचार आया कि अगर वो थोड़ी खाद भी डाल दे तो शायद पनीर का पेड़ और जल्दी उग जाए। ये सोचकर वो खाद ढूंढने निकल पड़ा। उसी समय दूर से पिंटू उसे देख रहा था। पिंटू को समझ नहीं आ रहा था कि मुनि आखिर कर क्या रहा है। उसे लग रहा था कि उसका दोस्त फिर किसी नई शरारत या अजीब योजना में लगा हुआ है। अगर उसे सच पता चल जाता कि मुनि पनीर का पेड़ उगाने की कोशिश कर रहा है तो वो हंस हंसकर जमीन पर लौट जाता। लेकिन फिलहाल मुनि का राज सुरक्षित था। शाम तक मुनि कई बार उस जगह का चक्कर लगा चुका था। हर बार वो मिट्टी को देखकर यही सोचता कि शायद अब तक कोई छोटा सा पौधा निकल आया होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ, बल्कि उसे लगने लगा कि बड़े चमत्कारों को होने में थोड़ा समय लगता है। रात होने पर वो अपने घोंसले में लौट आया। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ पनीर का पेड़ घूम रहा था। सोने से पहले भी वो यही कल्पना कर रहा था कि जब पेड़ उगेगा तब चिंटू, पिंटू और टूनी कितने हैरान हो जाएंगे। यही सोचते सोचते उसकी आंखें बंद होने लगीं। सपने में उसने खुद को अगली सुबह अपने घोंसले से बाहर निकलते हुए देखा। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे सबसे पहले अपने पनीर वाले खेत की याद आई। वो इतनी जल्दी में था कि ना उसने कुछ खाया और ना ही किसी से बात की। उसके मन में बस यही उत्सुकता थी कि रात भर में आखिर उसके पनीर के साथ क्या हुआ होगा। वो तेजी से उस जगह की ओर दौड़ने लगा जहां उसने पनीर को मिट्टी में दबाया था। दौड़ते हुए उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं चल रही थीं। कभी उसे लगता कि वहां एक छोटा सा पौधा उगाया होगा, तो कभी वो सोचता कि शायद पूरा पेड़ ही तैयार हो गया होगा। उसकी कल्पना जितनी तेज दौड़ रही थी, उसके पैर उससे भी तेज दौड़ रहे थे। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस मिट्टी को वो कल तक खाली देख रहा था, उसी मिट्टी के बीच से एक छोटा सा हरा पौधा निकल आया था। पौधा बहुत छोटा था, लेकिन मुनि के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी मेहनत रंग ले आई हो। वो खुशी से उछलने लगा। उसके मन में यह विश्वास और मजबूत हो गया कि उसका आइडिया सच में काम कर रहा है। अब उसे यकीन होने लगा था कि पनीर का पेड़ उगना कोई मजाक नहीं, बल्कि हकीकत बनने वाला है। उत्साह में वो तुरंत चिंटू, पिंटू और टुनी को बुलाने के लिए दौड़ा। सपने में भी उसे यही लग रहा था कि उसके दोस्त उसकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। जब उसने उन्हें पौधे के बारे में बताया तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनके मन में यही ख्याल आया कि मुनि शायद फिर कोई नई कहानी बना रहा है। लेकिन जब वे उसके साथ वहां पहुंचे और सचमुच पौधा देखा तो वे भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। हालांकि उनके मन में अभी भी संदेह था। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ एक पौधा निकल आने से यह साबित नहीं हो जाता कि वो पनीर का पौधा है। लेकिन मुनि को किसी की शंका की परवाह नहीं थी। वो तो पहले ही खुद को एक महान खोजकर्ता मान चुका था। अब वो उस पौधे की देखभाल पहले से भी ज्यादा करने लगा। उसे लग रहा था कि ये कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि उसके भविष्य का दरवाजा है। वो मन ही मन कल्पना कर रहा था कि कुछ दिनों बाद इसी पौधे पर पनीर लगेगा और फिर वो उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएगा। दिन बीतने लगे और सपने में सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा। मुनि को ऐसा महसूस हुआ कि पौधा हर घंटे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। जितना वो उसे देखता, उतना ही उसका उत्साह बढ़ता जाता। अब उसके सपने पहले से भी बड़े हो चुके थे। वो खुद को पनीर के ढेरों के बीच खड़ा हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि जल्द ही पूरा आनंदवन उसके पनीर का ग्राहक बनने वाला है। शाम होते होते वो पौधा पहले से काफी बड़ा दिखाई देने लगा। ये देखकर मुनि की खुशी और भी बढ़ गई। अब उसे लगने लगा कि अगली सुबह जरूर कोई बड़ा चमत्कार होगा। से ही सुबह हुई, वो पहले की तरह तेजी से अपने पनीर फार्म की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसके मन में उत्साह था। उसे लग रहा था कि शायद पौधा अब थोड़ा और बड़ा हो गया होगा। लेकिन वो जो देखने वाला था, उसके बारे में उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था। जब वो उस जगह पहुंचा, तो उसके कदम अचानक रुक गए।
उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं और कुछ पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जहां कल एक छोटा सा पौधा था, वहां आज एक विशाल पेड़ खड़ा था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी ऊंची शाखाएं आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही थीं। उसकी मोटी तना और फैली हुई शाखाएं देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई साल पुराना पेड़ हो। मुनि कुछ देर तक बिना पलक झपकाए उस पेड़ को देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक रात में इतना बड़ा पेड़ कैसे उग सकता है। लेकिन क्योंकि यह सपना था, इसलिए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। धीरे धीरे उसकी हैरानी खुशी में बदल गई। उसे लगने लगा कि उसका सपना सच होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो खुशी से पेड़ के चारों ओर दौड़ने लगा। कभी वो पेड़ को छूता, कभी उसकी शाखाओं को देखता और कभी गर्व से मुस्कुराने लगता। उसके मन में यही विचार चल रहा था कि अगर एक रात में पौधा इतना बड़ा पेड़ बन सकता है, तो अब पनीर लगने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ ही देर बाद उसने अपने दोस्तों को बुलाने का फैसला किया। उसके मन में ये इच्छा थी कि चिंटू, पिंटू और टुनी अपनी आंखों से ये चमत्कार देखें। जब उसके दोस्त वहां पहुंचे, तो वे भी उस विशाल पेड़ को देखकर हैरान रह गए। हालांकि उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ा हुआ पेड़ देखकर वे भी कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाए। मुनि को अब लगने लगा था कि वो सचमुच कोई महान खोजकर्ता बन गया है। वो मन ही मन कल्पना कर रहा था कि जल्द ही पूरा आनंदवन उसके इस आविष्कार की चर्चा करेगा। उसे लग रहा था कि एक दिन रानी पद्मा भी उसकी तारीफ करेंगी। अब उसका पूरा ध्यान पेड़ की शाखाओं पर था। वो बार बार ऊपर देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर पनीर कब दिखाई देगा। उसके मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। समय बीतता गया, लेकिन वो पेड़ के नीचे से हटने का नाम नहीं ले रहा था। दोपहर के समय अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा के झोंकों से पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। तभी मुनि की नजर ऊपर गई। उसे शाखाओं के बीच कुछ सफेद सफेद चीजें दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो और ज्यादा उत्साहित हो गया। धीरे धीरे वे सफेद चीजें और साफ दिखाई देने लगीं। अब मुनि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं ये वही चीज तो नहीं जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। उसके दोस्त भी अब उत्सुकता से ऊपर देखने लगे थे। मुनि को लग रहा था कि उसका सपना अब पूरी तरह सच होने वाला है। वो मन ही मन कल्पना करने लगा कि अगर सच में पेड़ पर पनीर लग गया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब उसकी आंखों में सिर्फ पनीर और अमीरी के सपने घूम रहे थे। मुनि और उसके दोस्त उस विशाल पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। सभी की नजरें उन सफेद सफेद चीजों पर थीं, जो शाखाओं के बीच चमक रही थीं। जैसे जैसे हवा चल रही थी, वे चीजें और साफ दिखाई देने लगीं। मुनि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसका वर्षों पुराना सपना पूरा होने वाला है, जबकि असल में ये सपना अभी कुछ ही दिनों पुराना था। कुछ ही क्षण बाद उसका इंतजार खत्म हो गया। शाखाओं पर लटक रही वे सफेद चीजें सचमुच पनीर जैसी दिखाई देने लगीं। ये देखकर मुनि खुशी से उछल पड़ा। उसके मन में अब किसी तरह का संदेह नहीं था। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके पेड़ पर सचमुच पनीर उगाया है। वो खुशी के मारे पेड़ पर चढ़ गया और एक सफेद टुकड़ा तोड़कर नीचे ले आया। जैसे ही उसने उसे चखा, उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पनीर है। अब उसके सपनों को पंख लग चुके थे। वो सोचने लगा कि अगर एक पेड़ पर इतना पनीर लग सकता है, तो कई पेड़ों पर कितना लगेगा, और अगर इतना सारा पनीर मिलेगा तो वो उसे बेचकर कितना पैसा कमा सकता है। उसके मन में अमीर बनने के सपने तेजी से दौड़ने लगे। धीरे धीरे पूरे आनंद वन में इस चमत्कारी पेड़ की खबर फैल गई। जंगल के कोने कोने से पक्षी पनीर देखने आने लगे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग खुश थे, और कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से पेड़ पर लगे पनीर को देखा, तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। मुनि ने तुरंत पनीर बेचना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते उसके पास सिक्कों का ढेर लगने लगा। हर दिन सैकड़ों पक्षी उसके पास पनीर खरीदने आते। धीरे धीरे उसने एक बड़ी पनीर की दुकान खोली। फिर दुकान से एक फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री से कंपनी बन गई। कुछ ही समय में उसकी कंपनी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। अब लोग उसे मुनि नहीं बल्कि पनीर किंग मुनि कहकर बुलाने लगे। सपना और भी बड़ा होने लगा। उसने एक विशाल महल बनवा लिया। महल इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। उसके पास चमचमाती गाड़ियां थीं, ढेर सारे नौकर थे और हर तरफ उसकी ही चर्चा होती थी। अब उसे लगने लगा था कि दुनिया में उससे बड़ा और सफल कोई नहीं है। एक दिन रानी पद्मा तक भी उसकी सफलता की खबर पहुंची। उन्होंने पूरे आनंद वन में एक बड़ा समारोह आयोजित करवाया। उस समारोह में हजारों पक्षी मौजूद थे। सभी लोग पनीर किंग मुनि का स्वागत कर रहे थे। रानी पद्मा ने उसकी मेहनत और सफलता की तारीफ की और उसे जंगल का सबसे बड़ा सम्मान देने का फैसला किया। जैसे ही मुनि मंच पर पहुंचा, सभी लोग तालियां बजाने लगे। उसे एक बड़ी चमचमाती ट्रॉफी दी गई। उस समय मुनि को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। अब उसके पास धन था, सम्मान था, प्रसिद्धि थी और पूरा जंगल उसकी तारीफ कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो अपने घोंसले में लेटा हुआ है। उसके सामने चिंटू, पिंटू और टुनी खड़े थे। वे उसे हिला हिलाकर जगा रहे थे। कुछ पल तक मुनि को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने इधर उधर देखा। न कोई महल था, न फैक्ट्री, न गाड़ी, न ट्रॉफी और न ही पनीर का पेड़। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये सब सिर्फ एक सपना था। ये बात समझते ही उसका चेहरा उतर गया। उसे अपने महल की याद आई, अपने पैसे याद आए, अपनी फैक्ट्री याद आई, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने पनीर के पेड़ की याद आई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब असली नहीं था। जब उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई तो वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि मुनि ने एक बहुत बड़ा और मजेदार सपना देखा था। कुछ देर बाद मुनि भी हंसने लगा। अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखने से कोई अमीर नहीं बन जाता। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करता। उस दिन मुनि ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ सपने नहीं देखेगा बल्कि मेहनत भी करेगा। और इसी सीख के साथ आनंद वन में एक और मजेदार दिन खत्म हो गया।